प्यारे छात्रों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 है, जो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यह ऑब्जेक्टिव सेक्शन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, डैश के द्वारा हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। आँख, प्रकाश, मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्रकाश। किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे अंधेरा में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि वहाँ प्रकाश की कमी होती है। ठीक है, प्रकाश रहता नहीं है। तो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। जब भी उतारा जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब को ही उतारा जाएगा। काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी भी है। काल्पनिक या आभासी, ठीक है। तो काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी भी है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश तरंग है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंग कैसा है? अनुप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड को हम लोग 3 गुने 10 का पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड कहते हैं, या फिर इसको हम 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है तो ये भी आंसर होगा। ठीक है, तो किलोमीटर में कहेंगे तो 3 गुने 10 का पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मीटर में कहेंगे तो 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। टॉर्च से प्राप्त होती है, टॉर्च से प्राप्त होती है समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी। 5 का आंसर हो जाएगा बी, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर, अपसारी और अभिसारी। समांतर में प्रकाश की किरणें समांतर होती है। ठीक है, अपसारी में क्या होता है कि एक बिंदु से फैल जाती है। टॉर्च में तो इसी तरह हम देखते हैं, एक बिंदु से आगे निकल के फैल जाती है। और अभिसारी में क्या होता है, एक बिंदु पे आ जाती है। ठीक है, अभिसारी में एक बिंदु पे आ जाती है। इसका अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह होता है धंसा, उभरा, समतल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है ये देख लेते हैं। ये अवतल दर्पण है। ठीक है, बाहर से चांदी की कलई होती है और इसका ये भीतरी सतह है। ये जो सतह हम देख रहे हैं ये भीतरी सतह है। तो क्या देख रहे हैं, धंसा है कि उभरा है? ये धंसा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? धंसा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह होता है धंसा, उभरा, समतल, इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। इसमें भीतर से चांदी की कलई की होती है। उत्तल दर्पण में भीतर से चांदी की कलई की होती है और इसका परावर्तक सतह होता है उभरा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा उभरा। क्वेश्चन नंबर 8 है,
अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा बनता है, छोटा बनता है, दोनों बनता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या है कि जब वस्तु को, ये अवतल दर्पण है, ये पोल हो गया ध्रुव, फोकस हो गया, और इसी जब P और F के बीच हम वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनता है। ठीक है, और इस कंडीशन में ये प्रतिबिंब बड़ा होता है। जब हम C और F के बीच वस्तु को रखते हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के सामने, और यहाँ पे जो है अनंत और C के बीच में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा देख लिए। ठीक है, उसके बाद छोटा। जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, यहाँ पे प्रतिबिंब छोटा होता है। जब वस्तु को हम अनंत और C के बीच रखते हैं, अनंत और C के बीच, ये अनंत हो गया, अनंत और C के बीच रखते हैं, तब वस्तु का प्रतिबिंब C और F के बीच बनता है, तो यहाँ पे बनता है छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा भी बनता है देख लिए, और छोटा भी बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका ऑप्शन है बड़ा, छोटा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो ये प्रतिबिंब छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? इसका पिछला क्वेश्चन था बड़ा छोटा में, अब वास्तविक काल्पनिक में है। वास्तविक काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आंसर भी हो जाएगा सी, दोनों हो जाएगा। 10 का आंसर भी हो जाएगा सी, दोनों। ठीक है, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है ना, तो वो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ठीक है, और दर्पण के आगे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनता है वास्तविक। ऐसा अवतल दर्पण में ही होता है, आगे भी बनता है, पीछे भी बनता है। इसलिए अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक काल्पनिक दोनों होगा, इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर उत्तल दर्पण पूछेगा तो इसमें हमेशा होगा काल्पनिक। उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का ऑप्शन होगा बी, काल्पनिक। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। हम लोग अपने घरों में खास करके समतल दर्पण का ही यूज करते हैं चेहरा को देखने में। ठीक है, तो उसमें हम स्पष्ट देख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है और काल्पनिक बनता है। 13वां क्वेश्चन है, वैसी वस्तु जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो सकती है कहलाता है? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, इनमें से कोई नहीं। तो आसानी से किस में पार हो सकती है? तो पारदर्शी में। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें आसानी से पारदर्शी में ही पार हो सकती है। तो 13 का ऑप्शन ए आंसर होगा, पारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती है। ठीक है, और पारदर्शी में क्या होता है कि आंशिक रूप से ही, थोड़ा थोड़ा ही प्रकाश की किरणें आर पार हो सकती है। ठीक है, तो पारदर्शी का उदाहरण हो गया शीशा हो गया, साफ पानी हो गया। अपारदर्शी का उदाहरण ईंट हो गया, पत्थर हो गया। पारभासी का उदाहरण तेल लगा हुआ कागज़ हो गया, घिसा हुआ शीशा हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, तेल लगा हुआ कागज़ उदाहरण है।
अभी तुरंत बोले हैं तेल लगा हुआ कागज़ किसका उदाहरण होगा? पारभासी का उदाहरण होगा। ठीक है, पारभासी का उदाहरण होगा तेल लगा हुआ कागज़। क्वेश्चन नंबर 15 है, रोगियों के नाक, गले आदि के जांच में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा अवतल, क्योंकि रोगियों के नाक, गले आदि के जांच के लिए वस्तु को बड़ा देखना होता है और बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ही बनता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का ऑप्शन सी आंसर होगा अवतल, अवतल दर्पण होगा। क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है कि प्रधान अक्ष के समांतर जब किरणें आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, और एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है। जितने भी प्रकाश की किरणें निकलेगी समांतर जितने भी, सब एक ही बिंदु पर अभिसरित होगी। ठीक है, अभिसरित होने के कारण क्या होता है, उस बिंदु का टेम्परेचर बढ़ जाता है सोलर कुकर में और खाना आसानी से पकाया जा सकता है, इसलिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये एकदम VVI क्वेश्चन है, गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि गाड़ियों के साइड मिरर में इसका उपयोग होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, छोटा बनने के कारण ही इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो जाता है। ठीक है, और छोटे छोटे रूप में हम बहुत सारी वस्तुओं को, बहुत सारी चीज़ों को हम देख पाते हैं, इसलिए गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा बी, 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री के कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाती है। 4 डिग्री, 8 डिग्री, 2 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा 8 डिग्री। ठीक है, समतल दर्पण में अगर हम किसी वस्तु को 4 डिग्री पर घुमाएंगे तो वो परावर्तित किरण जो है घूम जाती है 8 डिग्री पर। ये दुगुना हो जाता है समतल दर्पण में, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग होता है? हजामत बनाने के लिए या फिर दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इससे नाई को दाढ़ी बनाने में सुविधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? इसका तुरंत बताया है, जस्ट इसके पहले बताए थे कि समतल दर्पण में क्या होता है कि अगर कोई वस्तु किसी चाल से आ रही होती है तो प्रतिबिंब उसका दुगुना दिखाई पड़ता है, दुगुना चाल उसका दिखाई पड़ेगा। तो 4 मीटर प्रति सेकंड है तो 8 मीटर प्रति सेकंड दिखाई पड़ेगा। ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकंड, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 8 मीटर प्रति सेकंड। 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसके लिए 1.5 मीटर लंबाई है तो 1.5 मीटर का ही समतल दर्पण होना चाहिए। ऑप्शन ए आंसर होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनता है,
और समतल दर्पण में वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है R बराबर 2F, ठीक है, या फिर F बराबर R/2। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। यहाँ पर F दिया हुआ है 20 cm दिया हुआ है और R पूछ रहा है, तो R बराबर 2F होता है, तो 2 × 20, तो ये हो जाएगा 40 cm हो जाएगा, 40 cm इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस पर बनता है। ठीक है, फोकस पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब वस्तु का आकार होता है। ठीक है, वक्रता केंद्र पर हो तब वस्तु का आकार क्या होता है, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु के समान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वस्तु के समान, ऑप्शन सी, वस्तु के समान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस से। ये अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है। ठीक है, प्रधान अक्ष के समांतर जब किरणें आपतित होती है तो ये जब भी गुजरेगा तो मुख्य फोकस F से ही गुजरेगा, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अवतल दर्पण का फोकस होता है धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, ऑप्शन बी। क्योंकि अवतल दर्पण में हम लोग देखते हैं ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये सी है वक्रता केंद्र। ठीक है, और जब हम इसको एक्सिस पे लेते हैं, एक्सिस पे लेते हैं तो इधर हम लोग जानते हैं प्लस प्लस, इधर की दूरी, ऊपर की दूरी प्लस, ये फिर दाहिने ओर की दूरी प्लस, बाएं ओर की दूरी माइनस, ये माइनस होता है। तो ये F जो है माइनस वाले जोन में आ जाता है। ठीक है, इसलिए इसका अवतल के दर्पण का फोकस क्या होगा, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का फोकस होता है धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन ए आंसर होगा, धनात्मक। धनात्मक होगा। अब यहाँ देख सकते हैं जब अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक हुआ तो उत्तल दर्पण का फोकस क्या होगा, धनात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, फोकसांतर को कहा जाता है फोकस दूरी, नाभ्यांतर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, क्योंकि फोकसांतर को फोकस दूरी भी कहते हैं, नाभ्यांतर भी कहते हैं, तो दोनों सही है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा, दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 है, फोकस दूरी को सूचित किया जाता है स्मॉल एफ से, कैपिटल एफ से, कैपिटल आर से, इनमें से कोई नहीं। सिर्फ फोकस रहेगा तो कैपिटल एफ से, और फोकस दूरी रहेगा तो उसको स्मॉल एफ से। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, स्मॉल एफ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 31वां क्वेश्चन है, आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मीटर, सेंटीमीटर, दोनों, कुछ नहीं। इसका आंसर होगा कुछ नहीं। आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ नहीं होगा, क्योंकि आवर्धन किसे कहते हैं, परिभाषा होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर मीटर में लेते हैं तो वस्तु की ऊंचाई
भी अगर मीटर में लेते हैं, अगर दोनों मीटर में है तो मीटर मीटर कट जाएगा, या फिर सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर रहेगा तो ये भी कट जाएगा, या फिर कोई मीटर में है कोई सेंटीमीटर में है तो उसको हम यूनिट सेम करके काट सकते हैं। तो कट जाता है, रेशियो में आ जाता है, ठीक है, अनुपात में आ जाता है, इसलिए इसका क्या होगा, SI यूनिट या फिर मात्रक कुछ होगा ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? द्वारक, फोकस, गोलीय विपतन, आवर्धन। इसका आंसर हो जाएगा आवर्धन, ऑप्शन डी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 cm, 10 cm, 5 cm, इनमें से कोई नहीं। तो इसको देख लेते हैं। F है 10 cm, R पूछ रहा है, R बराबर होता है 2F, 2 × 10, 10 दूनी 20 cm। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 cm। एक अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 15 cm है तो उसकी फोकस दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 cm है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। R है 15 cm, F ज्ञात करना है। F के लिए फॉर्मूला होता है R/2, 15/2, 7.5 cm। 15 में 2 से भाग लगा देंगे, 7.5 cm निकलेगा। इसका आंसर होगा 7.5 cm, 7.5 cm, अर्थात ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोटेट करते हैं और वस्तु की दूरी को u से। इसके अनुपात को क्या कहा जाता है? ठीक है, मतलब v/u को क्या कहते हैं? v/u को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फोकसांतर, वक्रता त्रिज्या, आवर्धन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवर्धन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवर्धन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। ऑप्शन ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका आंसर सी होगा, दोनों। क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसलिए धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा। क्वेश्चन 37 है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी होती है। धनात्मक, ऋणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में भीतर से चांदी की कलई की होती है। तो ये P हो गया, F हो गया, C हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जब हम खींचते हैं, एक्सिस अक्ष लेते हैं, प्लस प्लस माइनस और माइनस, तो यहाँ फोकस दाईं ओर है। ठीक है, तो P और F के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। दाईं ओर है तो दाईं ओर यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो धनात्मक होगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए आंसर होगा, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्ट्रीट लाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से सभी नहीं। इनमें से सभी। ठीक है, ये ऑप्शन है। स्ट्रीट लाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल, इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा 38 का ऑप्शन बी होगा, उत्तल। उत्तल दर्पण इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के कितने नियम हैं? ठीक है, 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 3। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के कितने नियम हैं? तो 3 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, जब वस्तु फोकस व अवतल दर्पण के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ठीक है, अवतल दर्पण और फोकस के बीच हो
तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है PFC। वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, फोकस व अवतल दर्पण के बीच, यहाँ पे रखा जाता है वस्तु को। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम 2 किनारे खींचेंगे, एक प्रधान अक्ष के समांतर, ठीक है, जो मुख्य फोकस F से गुजरेगा, और दूसरा C और वस्तु से होते हुए, C और वस्तु से होते हुए। तो हम यहाँ देख सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये दर्पण के पीछे बन रहा है, तो 40 का आंसर हो जाएगा दर्पण के पीछे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, वस्तु की दूरी होती है हमेशा धनात्मक, हमेशा ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो 41 का आंसर होगा ऋणात्मक, अर्थात ऑप्शन बी। तो वस्तु की दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक, क्योंकि वस्तु को जब भी रखेंगे तो दर्पण के सामने ही रखेंगे, बाईं ओर ही रखेंगे। दर्पण के सामने का मतलब हुआ बाईं ओर, इसलिए ये हमेशा ऋणात्मक होगा। बाईं ओर का मतलब हुआ यहाँ पे हम दर्पण सेट करें, अगर ऐसे चांदी की कलई कर देते हैं तो ये अवतल दर्पण हुआ। ऐसे चांदी की कलई कर देते हैं तो ये उत्तल दर्पण हुआ, ठीक है। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। तो हम वस्तु को जब भी रखेंगे तो यहाँ रखेंगे, दर्पण के सामने ही रखेंगे, ठीक है। तो दर्पण के सामने यहाँ हम देख रहे हैं कि ये बाईं ओर है, और बाईं ओर चिन्ह होता है माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस है, यहाँ भी ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्वेश्चन नंबर 42 है, अवतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिसारी। क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तल दर्पण को डैश भी कहा जाता है अभिसारी अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण को अभिसारी कहा जाता है, तो उत्तल दर्पण को क्या कहा जाएगा, अपसारी। उत्तल दर्पण को अपसारी कहा जाता है। 43 का ऑप्शन बी आंसर होगा, अपसारी। क्वेश्चन नंबर 44 है, समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब होते हैं उल्टा सीधा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सीधा। इनमें प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं सूर्य, चंद्रमा, दोनों, पृथ्वी, ठीक है। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होगा, सूर्य, चंद्रमा, दोनों, पृथ्वी में से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। चंद्रमा भी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है और सूर्य भी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, इसलिए दोनों आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें प्रकाश के दीप्त स्रोत हैं बल्ला, शीशा, बल्ब, इनमें से कोई नहीं। दीप्त जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता हो, निकलता हो, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा बल्ब, ऑप्शन सी आंसर होगा, बल्ब। क्वेश्चन नंबर 47 है, हवा और कांच में विरल माध्यम कौन है। विरल माध्यम 2 प्रकार का होता है, विरल और सघन। सघन का मतलब घना माध्यम और विरल का मतलब हल्का माध्यम। जैसे हवा और शीशा में सघन माध्यम शीशा हो जाएगा, विरल माध्यम हवा हो जाएगा, ठीक है। तो हवा और कांच में विरल माध्यम कौन है, हल्का माध्यम कौन है हवा और कांच में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हवा। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है हवा में, कांच में, पानी में, शून्य में। तो इसका आंसर होगा शून्य में, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा शून्य में। शून्य में का मतलब होता है निर्वात, जहाँ वायु भी नहीं हो, ठीक है। तो वहाँ पे प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। परावर्तन कोण आपतन कोण के होते हैं।
बड़ा छोटा बराबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बराबर। ठीक है, परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़े हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश हमेशा डैश रेखा में चलती है, सीधी रेखा में, सरल रेखा में, दोनों, टेढ़ी मेढ़ी। तो इसका आंसर सीधी और सरल दोनों होगा, अर्थात ऑप्शन सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश हमेशा डैश रेखा में चलती है, सीधी में भी चलती है, सरल में भी चलती है, इसलिए इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।